अध्याय 51 बीज का उत्परिवर्तन। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम पर पहुंचकर कायान बैठ गए और अपना प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी करने लगे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ सूझा। हाथों ने उसकी जेबें तलाशी। काफी देर तक इधर उधर टटोलने के बाद उसने उसकी छाती से एक दाना निकाला। ये बीज उसे तब दिया गया था जब वह ब्लड ग्रुप बूथ के मालिक से ब्राइट यार्नस्टोन लाया था। ऐसा कहा गया था कि यह कुछ पृथ्वी श्रेणी के निचले स्तर थरीसन फ्रूट का बीज है। कायान इसे लगाना चाहते थे, भले ही उन्हें नहीं पता था कि फल देने में कितने साल लगेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगी। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में याम की हुई प्रचुर मात्रा में थी, जिसने निस्संदेह इस फल को लगाने के लिए इसे सबसे उपयुक्त स्थान बना दिया। लेकिन जैसे ही उसने बीज निकाला, कायान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले दिन में जब उसने इस बीज को देखा तो उसे इसमें कोई असामान्यता दिखाया महसूस नहीं हुई। इसके भीतर याम की हुई का केवल एक हल्का, लगभग अगोचर निशान था। लेकिन वर्तमान में बीज लाल रत्न की तरह चमकदार लाल और पारभासी हो गया था। इसे अपने हाथ में पकड़कर कायान ने महसूस किया कि अंकुर एक स्थिर नाड़ी छोड़ रहा है। यह ऐसा था, यह एक इंसान के धड़कते दिल की तरह था जो जीवन शक्ति के साथ उभर रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बीज में पहले की तुलना में वर्तमान में याम की हुई की बहुत अधिक मात्रा है। उस स्तब्धता से जागने से पहले वह काफी देर तक अचंभे में था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके डेंटियन के भीतर से याम लिक्विड की वह तीसरी बूंद कहाँ गायब हो गई थी। स्पष्ट यह इस बीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यदि ऐसा नहीं होता तो यह साधारण बीज कुछ ही घंटों में 180 डिग्री परिवर्तन कैसे कर सकता था। याम लिक्विड की एक बूंद अगर कोई बाहरी प्रभाव मदद नहीं कर रहा होता तो कायान को इसे गाढ़ा करने में कई दिनों की मेहनत लगती। कायान लगभग उस बीज के भीतर याम की हुई को पुनः अवशोषित करने के करीब पहुंच गई थी। इसके बारे में सोचने के बावजूद कायान ने ऐसा नहीं किया। इस बीज में स्पष्ट रूप से एक बड़ा परिवर्तन आया था, इसलिए यदि वह इसे बोने गया तो ये किस प्रकार का फल देगा। एक युवा की जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति प्यास अतुलनीय थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कायान के मन में याम लिक्विड की एक बहुमूल्य बूंद से बीज पर होने वाले बदलावों को लेकर जिज्ञासा थी। इस पर ध्यान से विचार करते हुए कायान ने आगे बढ़ना शुरू किया और सबसे पहले अपेक्षाकृत नर्म धरती का एक टुकड़ा ढूंढने गए। सावधानी से उसने बीज डालने के लिए एक गड्ढा खोदा और फिर उसे सींचने के लिए पानी ढूंढने चला गया। इस कार्य के पूरा होने के बाद कायान अपनी ट्रूयान रणनीति को सक्रिय करने के लिए बैठ गया। वह अभी तक नहीं जानता है कि याम लिक्विड की यह बूंद जो उसने पेड़ में निवेश की है वह सार्थक होगी या नहीं। रात बीत गई। पूरी रात प्रशिक्षण के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी अवशोषण गति फिर से तेज हो गई है। पूरी रात प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। याम की हुई की शिरोबिंदु में पुनः पूर्ति हो गई। उनके अनुमान के अनुसार याम लिक्विड की एक और बूंद को गाढ़ा करने में उन्हें 2-3 दिन और लगेंगे। उसकी बूंद को गाढ़ा करने में जितना समय लगा उसकी तुलना में उसकी खेती अब कहीं अधिक कुशल थी। दूसरे दिन की सुबह कायान ने आधे घंटे तक टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास किया। टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड के प्रशिक्षण में उन्होंने कभी भी इसका एक भी दिन नहीं छोड़ा था। केवल एक चीज जो उन्हें हर दिन करने की जरूरत थी, मैदान में झाड़ू लगाने के अलावा टेम्पर्ड बॉडी पीस का अभ्यास करना था। वह कुछ योगदान अंक अर्जित करने के लिए एक कनिष्ठ शिष्य को भी ढूंढने जाते थे, जबकि उनका बाकी समय गैर खर्च होता था। प्रशिक्षण बंद करो। आधे घंटे बाद कायान ने अपना काम बंद कर दिया। संयोगवश वह कल शाम उस स्थान पर चला गया जहां उसने थरीसन्स फ्रूट का बीज बोया था और जब उसने उसे देखा तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। टीएल ओप बीज वृद्धि डी। नर्म मिट्टी के उस टुकड़े पर 1 फुट लंबा पौधा उगाया। पौधा मोटा और कोमल दिखने वाली पत्तियों के साथ पतला था, साथ ही एक पतला तना था जिस पर गहरे लाल रंग की नसें हल्की हल्की आड़ी तिरछी बनी हुई थी। हालांकि पौधा छोटा था, लेकिन उसमें जीवन शक्ति थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह परिपक्व होने के लिए धरती की उन बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था जो उसे बांध रही थी। ये सही नहीं है। कायान को लगा कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। केवल एक रात ही बीती थी, फिर भी थरीसन का फलों का पेड़ इतना बड़ा हो चुका था। एक पल के लिए कायान को यह भी लगा कि वह समय का ध्यान खो चुका है और कुछ दिन पहले ही बीत चुके हैं। ध्यान से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर के भीतर याम की हुई बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ी थी, जो ये संकेत दे रही थी कि केवल एक रात ही बीती थी। क्या ये सब याम लिक्विड की उस बूंद के कारण हो सकता है जो बीज में घुस गई थी? इसकी काफी संभावना थी। कायान की जानकारी में ऐसी जानकारी थी जिसमें कहा गया था कि याम लिक्विड का उपयोग प्रचुर मात्रा में और विशाल था, और यह नहीं कहा गया था कि इसका उपयोग केवल युद्ध में किया जा सकता है। यदि यह वास्तव में याम तरल था जो बीज के उत्परिवर्तन का कारण बना, तो यह उसकी आंखों के सामने के दृश्य को समझा सकता है। एक ही रात में वह 1 फुट बड़ा हो गया, तो क्या कुछ और दिनों के बाद उसमें फल लग सकता है? इस बारे में सोचते हुए कायान की आत्माएं जाग उठी, क्योंकि थरीसन फ्रूट एक पृथ्वी श्रेणी का निम्न स्तर का स्पिरिट फल था और एक अमूल्य खजाना था जो ट्रू याम टैक्टिक्स की खेती में उनकी बहुत मदद कर सकता था। इनमें से एक फल निश्चित रूप से कम कई दिनों के अभ्यास के बराबर सक्षम होगा। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो कायान ने सोचा कि उनका निवेश अमूल्य था। फिलहाल उसे पुष्टि की प्रतीक्षा करनी थी और देखना था कि इस फल के पेड़ पर फूल आने में कितने दिन लगेंगे। यह कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के बगल में था और आमतौर पर कोई भी वहां से नहीं गुजरता था। कायान ने कई दिनों तक यहाँ खेती की थी और उस 11वें बुजुर्ग से मिलने के अलावा उन्होंने किसी अन्य को नहीं देखा था। इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि इस फल के पेड़ को दूसरों द्वारा खोजा जाएगा। लकड़ी की झोपड़ी में लौटकर कायान आज के लिए अपना सौंपा हुआ काम पूरा करना चाहता था, लेकिन कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे अपनी झाड़ू नहीं मिली, जिससे वह हैरान हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद पसीने से लथपथ स्काई टावर का एक शिष्य वापस आया और उसके हाथ में कायान की झाड़ू थी। कायान ने भी इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह उन लोगों में से एक था जो सुम्यू के समूह का हिस्सा था और 5वें चरण में था। उसे तारांकन कहा जाता था। टीएल जी लेखक कोई नाम नहीं बता सके, इसलिए उनका नाम तारांकन रखा। कायान को वहां खड़ा देखकर तारांकन तुरंत ऊपर चला गया। वरिष्ठ भाई, आप वापस आ गए हैं। एंड कनिष्ठ भाई जेंग, क्या करने गया था? तुमने मेरी झाड़ू भी क्यों ले ली? तारांकन हंसे। मैं तुम्हें झाड़ू लगाने में मदद करने गया था और अब से तुम्हें ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे शिष्यों के समूह में से प्रतिदिन हम में से कोई एक आएगा और आपके लिए ये कार्य पूरा करेगा, ताकि आप केवल अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। टीएल सरसरी तौर पर तारांकन खराब हो रहा है। वह उसका नाम भी बताता है और फिर तारांकन पर वापस चला जाता है। ये बहुत अच्छा नहीं है। जैसे ही कायान ने सुना, उसने तेजी से अपने हाथ हिलाए। हालांकि झाड़ू लगाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह स्काई टॉवर में ही रहना चाहता था, तो उसने बहुत पहले ही इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन एक परीक्षण शिष्य के रूप में अगर उसे कुछ काम नहीं मिलता तो वह स्काई टॉवर में जीवित नहीं रह पाता। तारांकन ने कहा, बड़े भाई क्या कह रहे हैं? हम छोटे भाइयों को तो तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। पिछली बार यदि आपने चेंग शाओफैंग और उन्हें सबक नहीं सिखाया होता तो हमारा गुस्सा वास्तव में प्रकट नहीं होता। कहने की जरूरत नहीं है, हम में से बहुत से लोग हैं। यदि प्रत्येक दिन एक व्यक्ति बारी बारी से आता है तो प्रत्येक व्यक्ति महीने में केवल 2 या 3 बार ही यहाँ आएगा।
अब बड़े भाई को रोज सुबह जल्दी उठकर इस तरह अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े भाई मना मत करो, हमारे छोटे भाई के चेहरे के बारे में सोचो, हमें ऐसा करने दो। परंतु यदि तुम सचमुच इसका तिरस्कार करते हो तो इसे भूल जाओ। यदि इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता तो क्या कायांग वास्तव में अस्वीकार कर सकती थी? उन्होंने तुरंत कहा, तब मैं अपने साथी कनिष्ठ भाइयों से यह पूछूंगा। कनिष्ठ भाई जेंग, कृपया पानी पीने के लिए अंदर आएं। कोई जरूरत नहीं, युवा मास्टर सू ने एक आदेश जारी किया कि हर किसी को कड़वी खेती करनी होगी। यदि कोई दिलाई बरतने का साहस करता है तो वह साथी भाई नहीं होंगे। मैं अब चलता हूँ, बड़े भाई तुम्हें भी खूब मेहनत करनी होगी। जैसे ही तारांकन ने यह कहा, उसने झाड़ू नीचे रख दी और बाहर चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए कायांग का दिल गर्म हो गया। उस दिन सूम्यू को बचाना एक अच्छा निर्णय था। यह व्यक्ति सच्चा खलनायक था। यदि आप उसे एक बार रोकेंगे तो वह आपको 10 बार रोकेगा। ऐसा लगता है कि अब उन्हें मैदान पर झाड़ू लगाने में अपना समय बर्बाद करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। खुश होकर कायांग बाहर चली गई और 7वें-8वें चरण में एक शिष्य को पकड़ने गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जूनियर भाई कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। बड़े भाई काय, और भी कई लोग हैं, आपने सभी लोगों में से मुझे क्यों चुना? इन दिनों कायांग हर दिन द्वंद्व युद्ध करने जाता था और लंबे समय से प्रसिद्धि पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब स्काई टॉवर के शिष्य जो संयमित शरीर के चरण में थे, जब उन्होंने कायांग को देखा तो वे डर गए। वह खजाना नहीं था जो हर लड़ाई हार जाता था, मुफ्त योगदान अंक देता था। वर्तमान में वह पहले ही लगातार अनगिनत लड़ाइयां जीत चुका था। इतना ही नहीं, उन्होंने हर लड़ाई को बेदाग तरीके से जीता था। अध्याय 52 एक सार्थक निवेश। कड़वे तरबूज का सामना करने वाले इस शिष्य के लिए कायांग ने हंसते हुए कहा, अब घबराओ मत, मैं केवल कुछ योगदान अंक अर्जित करने का इरादा रखता हूँ। निश्चिंत रहें, मैं अपने हित से बहुत हल्का रहूंगा और वादा करता हूँ कि आपको कोई स्थायी दर्द महसूस नहीं होगा। 10 सांसों के बाद ये शिष्य जमीन पर गिर गया और कायांग घूमकर चली गई। जियानिंग चांग एक पेड़ की चोटी पर खड़ा होकर वह सब कुछ देख रहा था जो अभी हुआ था। जब उसने इस शिष्य को, जो 147 बार हार चुका था, धीरे धीरे शक्ति में बढ़ते हुए देखा तो उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। उसके होठों पर एक फीकी फीकी मुस्कान आ गई। इससे उनमें उपलब्धि की भावना पैदा हुई। हालांकि कायांग के सुधार का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने 2 साल से अधिक समय तक देखा था और लंबे समय तक इस शिष्य को देखने की आदत हो गई थी। इसे एक मूक अभिभावक होना भी कहा जा सकता है। कायांग के मजबूत होने के साथ जियानिंग चांग को भी बहुत खुशी महसूस हुई। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के बगल में कायांग एक बार फिर प्रशिक्षण ले रही थी। थरीसन फ्रूट का बीज बोए हुए 5 दिन हो चुके थे और वह पहले ही 10 फीट तक बढ़ चुका था। व्यावहारिक रूप से हर दिन एक स्पष्ट परिवर्तन होता था। इसी क्षण थरीसन्स फलों का पेड़ हवा के साथ लहरा रहा था, जबकि 3 चमकीले लाल फूल पूरी तरह खिले हुए थे। इन्हें फल देने में कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। उस समय कायांग दिल से खुद को शामिल करने में सक्षम होगी। और पिछले कुछ दिनों में कायांग का प्रशिक्षण काफी फलदायी रहा है। उसके डंजियन के भीतर यांग लिक्विड की एक और बूंद संघनित हो गई थी और ट्रू यांग टैक्टिक्स एक बार फिर आगे बढ़ गई थी। अपनी दैनिक सफाई दूसरों द्वारा पूरी करने के कारण कायांग के पास प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक समय था। इसके अलावा इस समय के दौरान कायांग स्टॉर्म हाउस के संबंध में समाचारों के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण पूछताछ कर रहा था, क्योंकि उसने चेंग शाओफैंग और नीताओ को मार डाला था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन कायांग को जो राहत मिली वह ये थी कि स्टॉर्म हाउस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे हुमेइए ने उसे धोखा नहीं दिया। वह महिला वास्तव में उसके विश्वास के योग्य थी। जल्द ही महीने का 8वां दिन आ गया और अंततः उसे अपने संचित योगदान अंकों की कुल राशि मिल सकी। पिछले महीने के 8वें दिन उसे स्वर्णिम शरीर प्राप्त हुआ था और उस समय वह केवल संयमित शरीर के 3रे चरण में था। एक छोटे से महीने में वह वास्तव में संयमित शरीर के 8वें चरण तक पहुंच गया था। इस प्रकार की प्रशिक्षण गति इस दुनिया में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि तथाकथित पृथ्वी हिला देने वाली प्रतिभाएं जो अपने उच्च श्रेणी के अमृत के साथ उनकी सहायता करती हैं, इतनी गति से प्रशिक्षण नहीं ले सकती हैं। कंट्रीब्यूशन हॉल में चलते हुए कोषाध्यक्ष मेंग, जो काउंटर के पीछे झुके हुए थे, ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने कायांग को आश्चर्य से देखा। उसने उसे हाल ही में नहीं देखा था और कायांग की ताकत बहुत बढ़ गई थी। उनका आश्चर्य केवल एक क्षण तक ही रहा, इससे पहले कि कोषाध्यक्ष मेंग अपने आप में वापस आ गए। ये कुछ ऐसा नहीं था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसे अपने कंट्रीब्यूशन हॉल में स्काई टॉवर में सभी को देखना था। इस प्रकार कायांग की ताकत में वृद्धि से उसे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। एक युवा के विकास की अवधि चकाचौंध और उज्ज्वल थी, इसलिए अंत में उसने इस तरह के दृश्य कई बार देखे थे। कोषाध्यक्ष मेंग, कायांग ने अभिवादन में पुकारा। कुछ चीजें बदलने आए हो? बूढ़े आदमी मेंग ने ऊपर से नीचे देखा। इस महीने मेरे पास 39 योगदान अंक होने चाहिए, है ना? मैदान साफ करने पर उसे 10 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक द्वंद्व में 2 अंक मिलेंगे। ऐसे 3 दिन थे जब वह स्कूल में नहीं था, इसलिए उसने कुल 27 बार लड़ाई की थी। लेकिन पिछली बार जब वह सूम्यू के साथ शराब पी रहा था और उस डाकहॉल शिष्य द्वारा पकड़ा गया था तो उस पर 5 अंक का जुर्माना लगाया गया था। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुल 39 योगदान अंक आने चाहिए। ये सही है। आप उन्हें किसके बदले में बदलना चाहते हैं? 19 मृत जेडी वृक्ष घास और 33 पत्तों वाली कैस्पिरिट फूल। उसे धूपबत्ती का उपयोग किए हुए काफी समय हो गया था, मुख्यतः क्योंकि उसके पास आवश्यक जड़ी बूटियों का अभाव था। इससे उनके वर्ल्ड क्यूई को प्रशिक्षित करने में कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन उनके शरीर को संयमित शारीरिक अवस्था में प्रशिक्षित करना एक अद्भुत अवसर था। बूढ़े आदमी मेंग ने पीछे के हॉल में जाने से पहले कायांग को हैरानी भरी नजरों से देखा। कायांग की वांछित वस्तुओं को लपेटकर वह वापस बाहर आया। जैसे ही कायांग ने पैकेज स्वीकार करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, कोषाध्यक्ष मेंग ने पैकेज वापस ले लिया और पूछा, छोटी कायांग, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आप ब्लैक विंड माउंटेन में गए थे तो आपने क्या खाया था? वह अभी भी कायांग के अच्छे भाग्य में रुचि रखता था। कायांग ने भरपूर बकवास बोली, मैं वास्तव में नहीं जानता। वह एक सुंदर लाल रंग का फल था। चूंकि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने इसे खा लिया। लाल रंग का फल, लाल रंग का फल। बूढ़ा मेंग अपने विचारों में गहराई से डूब गया, लेकिन वह संबंधित स्पिरिट फल के बारे में नहीं सोच सका। काफी देर के बाद कोषाध्यक्ष मेंग ने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं। क्या आप अपने योगदान अंक सहेजने नहीं जा रहे हैं ताकि आप उन्हें एसेंस डेवलपर्स के लिए विनिमय कर सकें? बूढ़ा कायांग, वह अपने योगदान बिंदुओं के प्रत्येक उपयोग की सावधानीपूर्वक गणना और विचार करता था। वह हमेशा उनके प्रति कंजूस रहता था, लेकिन अब जब उन्हें खर्च करने की बात आई तो वह काफी उदार थे। जैसे ही वे उनके खाते में आए, उन्होंने उनका उपयोग कर लिया। यह उससे बहुत अलग था। कायांग मुस्कुराए, मैं अब एसेंस डेवलपर्स का आदान प्रदान नहीं करूंगी, क्योंकि केवल किसी की कड़ी मेहनत ही उसे मजबूत बनाएगी। अपनी सारी उम्मीदें एक अमर गोली पर लगाने के लिए मेरी नजर बहुत संकीर्ण थी। ये सुनकर कोषाध्यक्ष मेंग ने उसकी ओर गहराई से देखा। मुस्कुराते हुए उसने अपना सिर हिलाया, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये तथ्य कि आप इस बात को समझने में सक्षम हैं, इस बूढ़े व्यक्ति की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। छोटे कायांग, इस बूढ़े आदमी को आपको एक सलाह देने दीजिए।
कृपया इसे कोषाध्यक्ष मेंग कहें। कड़ी मेहनत करो, अपने अच्छे भाग्य को बर्बाद मत करो। इस शिष्य ने इसे प्राप्त कर लिया है। कंट्रीब्यूशन हॉल को छोड़कर कायांग कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में वापस चली गईं। अगरबत्ती को बुलाते हुए, जड़ी बूटियों को अंदर डालते हुए कायांग ने अपने घुसे और लात मारने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक परिचित दबाव उतर आया। ये दबाव निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे कायांग अपनी वर्तमान ताकत के साथ झेल सकता था। थोड़ी ही देर में कायांग की सांसें फूलने लगी, उसका शरीर थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे घुसे और लातें मारना जारी रखा। प्रत्येक गति अतुलनीय रूप से कठिन थी, उसकी ताकत तुरंत खत्म हो गई, उसकी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई, उसने सीमा तक धक्का देकर खुद को थका दिया था। थोड़ी देर बाद कायांग और सहन नहीं कर सका, वह जमीन पर सिर के बल गिर गया। खुद को बैठने की स्थिति में मजबूर करते हुए उसने अपनी ताकत और दिमाग को बहाल करते हुए ट्रू यांग रणनीति को सक्रिय किया। मूल रूप से उसने सोचा था कि अगरबत्ती जलाने से वर्ल्ड क्यूई के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसे पता था कि वह गलत था। उस इत्र के प्रभाव के तहत उसके मेरिडियन के भीतर क्यूई पर एक सील की तरह था, जिससे यह एक समय में 1 सेंटीमीटर प्रसारित होता था, जिससे व्यक्ति को असहायता की भावना महसूस होती थी। इत्र ने उनके यांग वर्ल्ड क्यूई की गति को बाधित कर दिया, जिससे उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो गई। कायांग को बन को वापस बुलाने की कोई जल्दी नहीं थी और इसके बजाय उसने इसका विश्लेषण करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि यह अगरबत्ती न केवल किसी के शरीर के विकास में सहायता करती है, बल्कि यह एक अद्भुत वस्तु है, इसकी थोड़ी सी जांच करना समय की बर्बादी नहीं होगी। अगरबत्ती की सहायता से कायांग का शरीर दिन ब दिन मजबूत होता गया, लेकिन ट्रू यांग रणनीति की दक्षता बहुत कम हो गई थी। यांग क्यूई की अवशोषण गति बड़ी मात्रा में कम हो गई थी। 2-3 दिनों के प्रशिक्षण के बाद उसने मुश्किल से ही कुछ सीखा था। क्या यह अगरबत्ती वास्तव में विश्व क्यूई के विकास में बाधा बन सकती है? 2-3 दिनों तक प्रयोग करने के बाद कायांग को क्यूई की थोड़ी भूख महसूस हुई। यदि वास्तव में ऐसा होता तो अगरबत्ती का मूल्य बहुत कम हो जाता। असहाय होकर कायांग अपने विश्व क्यूई पर और अधिक प्रभाव डालने से बचने के लिए ठीक होने पर केवल अगरबत्ती को वापस बुलाने का विकल्प चुन सकता था। इससे दुख की बात है कि उनके ठीक होने का समय बढ़ गया। एक बार फिर थककर कायांग ने अगरबत्ती को काली किताब में याद किया। सच्ची यांग रणनीति का अभ्यास शुरू करने पर कायांग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ध्यान से उसने अपने शरीर को महसूस किया। उस पर कायांग के मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। उसके मेरिडियन में उसकी वर्ल्ड क्यूई की गति 1 गुना तेज थी। विश्व क्यूई जितनी तेजी से घूमती थी, उतनी ही तेजी से उसने यांग क्यूई को अवशोषित कर लिया। यदि यह युद्ध के दौरान होता तो उसके हमलों की मारक क्षमता अधिक मजबूत होती। तो ऐसा था, उसकी विश्व क्यूई के संबंध में अगरबत्ती का प्रभाव रुकावट वाला नहीं था, बल्कि लाभ वाला था। उसके भीतर की विश्व क्यूई ने इत्र के दबाव को अनुकूलित कर लिया था, इसलिए इत्र के दबाव के बिना यह स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में तेजी से घूमेगा। यह इस प्रकार है कि यदि किसी व्यक्ति को 3000 जिन पत्थर ले जाने की आदत हो जाए और वह अचानक 300 जिन पत्थर के बदले में आ जाए तो उसके कदम बहुत तेज हो जाएंगे। मेनू दिखाओ। अध्याय 53 संयमित शरीर 9वां चरण। 10 दिन बाद थरीसन के फलों का बीज अंततः पक गया और चुपचाप थरीसन के फलों का उत्पादन किया। गहरे लाल रंग के उन्होंने लोगों को आकर उन्हें खाने के लिए आकर्षित करते हुए शाखाओं पर लटका दिया। इन फलों से कायांग यांग क्यूई की प्रचुर मात्रा को महसूस करने में सक्षम थी। मात्र 10 दिन। वास्तव में इन पृथ्वी श्रेणी के निम्न श्रेणी के स्पिरिट फलों को पकने देते हैं, जब खरबूजा पक जाएगा तो गिर जाएगा। यांग लिक्विड की वह एक बूंद बहुत अधिक शक्तिशाली थी। सावधानी से वह इन 3 सूर्य फलों में से एक को तोड़ने के लिए पहुंचा। कायांग ने इसे अपने हाथों में पकड़कर कुछ देर तक इसके साथ खेला और वास्तव में खुश महसूस किया। लेकिन चाहे ये चीज़ कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, इसका असर करने के लिए उसे इसे खाना ही पड़ेगा। कायांग ने संकोच नहीं किया। क्रॉस लेग करके बैठे हुए उसने थरीसन फ्रूट को सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। काटने पर मीठे सुगंधित फल का स्वाद फूट पड़ा, जो उसकी जीभ की नोक से शुरू हुआ और फिर उसके पूरे मुंह में फैल गया और अपने पीछे एक आकर्षक खुशबू छोड़ गया। स्पिरिट फल उसके पेट में प्रवेश कर गया और ट्रू यांग टैक्टिक्स घूमना शुरू हो गया। उसके पेट में ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, लेकिन कायांग के लिए जो ट्रू यांग टैक्टिक्स का अभ्यास कर रहा था, ये तापमान सबसे आरामदायक था, इससे उसे आराम भी महसूस हुआ। यांग वर्ल्ड क्यूई पृथ्वी श्रेणी के निचले वर्ग के स्पिरिट फल के भीतर छिपा हुआ था, जो तेजी से उसके मेरिडियन में प्रवाहित हुआ। उसके शिरोबिंदु को तुरंत भरते हुए टपकते टपकते इसकी आवाज निकली और यांग लिक्विड की एक बूंद चुपचाप संघनित हो गई। थोड़ी देर बाद एक और धीमी और कर्कश आवाज आई। अंत में इस पृथ्वी ग्रेड निम्न श्रेणी के स्पिरिट फल की ऊर्जा गायब होने से पहले इसने यांग लिक्विड की 3 बूंदों को संघनित किया था। उसके डेंटियन के भीतर अब यांग लिक्विड की 4 बूंदें थीं। जबकि 3 बूंदों को स्पिरिट फल की सहायता से संघनित किया गया था, शेष बूंद का यांग द्वारा 10 दिनों की कड़ी मेहनत का परिणाम थी। अगरबत्ती की रुकावट के कारण खेती के ये 10 दिन अंधकार में और थका देने वाले थे, लेकिन कायांग को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। इस वक्त उसे इस छोटी सी बात की परवाह कैसे हो सकती है? इसके अलावा कायांग को एक कमजोर पूर्वाभास था कि यदि उसने शेष 2 स्पिरिट फल खाए तो वह संभवतः प्रारंभिक तत्व चरण के दरवाजे को छूते हुए टेम्पर्ड बॉडी 9वें चरण में प्रवेश कर सकता है। अपने दिल में इस विचार के साथ थोड़ी सी भी झिझक के बिना कायांग ने शेष 2 थरीसन फल खा लिए। यांग वर्ल्ड क्यूई उसके पेट में घुल गई और उसके शिरोबिंदु में चिलचिलाती गर्म गर्मी भड़क उठी। कायांग का पूरा शरीर अचानक चमकीला लाल हो गया। जी टैक्टिक्स ने बेतहाशा काम करना शुरू कर दिया, जबकि कई टपकने वाली आवाजें आने लगीं। उसके डेंटियान में एक के बाद एक बूंदें झलकने लगी थीं। कायांग के खुले छिद्रों के माध्यम से कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम से बहने वाली यांग क्यूई को लगातार चूसा गया। उसके मेरिडियन के भीतर विश्व क्यूई की स्थिर स्पंदन धीरे धीरे मजबूत हो गई और अधिक हिंसक हो गई। अगर कोई कायांग की वर्तमान उपस्थिति को देखता तो वे इतने चौंक जाते कि उनकी टूटी फर्श पर गिर जाती। इससे पहले कभी भी कोई ऐसा संयमित शारीरिक मार्शल अभ्यास करता नहीं हुआ था जो विश्व क्यूई की इतनी प्रचुर मात्रा को एकत्रित कर सके। टेम्पर्ड बॉडी मार्शल प्रैक्टिशनर्स के मेरिडियन संकीर्ण थे और उनके डेंटियन में जगह सीमित थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि वे विश्व क्यूई की इतनी बड़ी और भयंकर मात्रा को सहन करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उनकी विश्व क्यूई की मात्रा प्रारंभिक तत्व चरण में एक मार्शल अभ्यासकर्ता के बराबर थी। हालांकि कायांग अभी भी केवल 8वें चरण में ही थी। उस क्षण कायांग को एक दबाव महसूस हुआ और यह दबाव अकथनीय था, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद हो। ये बेड़ियां उस पर थोप दी गई थीं और अगर वह इन बेड़ियों को नहीं तोड़ता तो वह इसमें सफल नहीं हो पाता। प्रचंड गर्म ट्रू यांग टैक्टिक्स ने फिर से घूमना शुरू कर दिया, जिससे बेदत बेड़ियों को जला दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कायांग को एहसास हुआ कि उसे अगले चरण में प्रवेश करने से रोकने वाली बेड़ियां धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। अपनी प्रगति के साथ कायांग का दिमाग स्पष्ट हो गया और ट्रू यांग रणनीति की घूमने की गति तेज हो गई। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को बांधने वाली जंजीरें उतार दी हों। उसे अपने पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और पहले महसूस किया गया सारा दबाव और परेशानी बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे कायांग उज्ज्वल और तरोताजा महसूस कर रही थी। संयमित शरीर 9वां चरण। वह प्रारंभिक तत्व चरण के दरवाजे के बाहर खड़ा था। हालांकि वह आगे बढ़ चुका था, ताजगी का वह एहसास अभी भी खत्म नहीं हुआ था।
यथोचित रूप से चलते हुए कायान के रेटियन के भीतर यांग लिक्विड की 10 बूंदें चारों ओर घूमने लगी और कायान के 5 हाथों 6 हाथों और मेरिडियन में घुसपैठ करते हुए सभी दिशाओं में निकल गईं। टीएल, अरे यह एक परिचित शब्द क्यों नहीं है? डी। यांग लिक्विड की उज्ज्वल और जलती हुई ताकत ने उसके भीतर की सभी अशुद्धियों को जला दिया, जिससे उसके 5 आंत 6 हाथ और मेरिडियन शांत हो गए। लौहयस्क को आकार लेने के लिए कई संशोधनों और तड़के की आवश्यकता होती है, तो यह मानव शरीर के लिए अलग कैसे हो सकता है? जब भी कोई मार्शल अभ्यासी किसी मंच से आगे बढ़ता है तो वे अपने शरीर की विश्व ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए करते हैं। प्रत्येक शोधन के बाद उनकी ताकत में अत्यधिक वृद्धि होगी। कायान की वर्तमान सफलता केवल एक छोटी सी थी, इसलिए उनके शरीर के भीतर बहुत अधिक अतिरिक्त विश्व ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उनके भीतर के यांग तरल ने समान प्रभाव प्रदान किए। काफी देर बाद कायान ने धीरे से अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस सफलता ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। उसकी वर्तमान शक्ति उसके टूटने से पहले की शक्ति से अतुलनीय थी। अगर अब उसे चेंग शाओफैंग और न्यू ताओ से मिलना होता तो उसे विश्वास था कि वह यांग लिक्विड की एक भी बूंद का उपयोग किए बिना उन्हें आसानी से हराने में सक्षम होगा। ताकत में वृद्धि के अलावा कायान ने एक अंतर्दृष्टि को छुआ, यह बहुत गहरा था और वह इसे समझने में असमर्थ था। इसे समझने और समझने के लिए वह केवल अपनी अगली सफलता तक इंतजार कर सकता था। उसके शिरोबिंदु यांग वर्ल्ड क्यूई से भर गए थे, जबकि उसका डेंटियन पूरी तरह से खाली था। ध्यान से देखने पर कायान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत से उसने जो परिणाम हासिल किए थे वे पलक झपकते ही गायब हो गए थे। 3 थरी सनफ्रूट से संघनित सभी यांग तरल पदार्थ, जिसमें उसकी पिछली संघनित बूंद भी शामिल थी, कुल 10 बूंदें, सभी नष्ट हो गए। यांग तरल का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। हालांकि उन्हें बहुत लाभ हुआ था, लेकिन उनके पास कोई यांग लिक्विड नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसके पास पैसा था। अगर वह यांग लिक्विड चाहता था तो यह अपेक्षाकृत सरल काम था। उसे बस यांग के कुछ खजाने खरीदने और उन्हें सीधे अवशोषित करने की जरूरत थी। अभी एकमात्र समस्या ये थी कि कायान दरिद्र थी। चेंग शाओफैंग और न्यू ताओ से ली गई युद्ध की लूट के अलावा उसके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं था। बैठकर उसने कुछ देर सोचा। कायान को एक समाधान मिल गया। टीएल, एक अजीब रिसीवर बने। वह उन खजानों को खरीदने में सक्षम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उनके बीज भी खरीदने में सक्षम नहीं था? 3 सूर्य के फल का लाभ उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ था। यांग लिक्विड की शक्ति के साथ एक उपयुक्त बीज के साथ स्पिरिट फल आसानी से विकसित होगा। लेकिन इस प्रकार की चीजें बहुत दुर्लभ थी। ब्लैकविन ट्रेड के भीतर ब्राउजिंग में इतना लंबा समय बिताने के बाद भी उन्होंने अभी तक किसी को बीज बेचते हुए नहीं देखा था। यह समझना मुश्किल नहीं था कि क्यों स्पिरिट घास और स्पिरिट ट्री के बीजों के लिए आपको न केवल उन्हें रोपने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढनी पड़ी, बल्कि आपको उनका पालन पोषण करने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़े। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों है। उनके फल लाने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करें। इतनी सारी ऊर्जा कौन बर्बाद करेगा? यदि उनके पास इतना समय और ऊर्जा होती तो वे प्रशिक्षण भी ले सकते थे। यदि किसी ने उन्हें नहीं खरीदा तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई भी नहीं बेचेगा। ये सब आपूर्ति और मांग के बारे में था। कायान ने फैसला किया कि वह उन्हें खरीदेगा। इसके अलावा वह बड़ी मात्रा में बीज चाह रहा था। अपना मन बनाकर कायान स्काई टॉवर से बाहर निकला और ब्लैकविन ट्रेड की ओर चला गया। हालांकि यह उनकी दूसरी बार यात्रा थी। कायान सहज दिखे। उसे आखिरी बार आए आधा महीना हो गया था। ब्लैकविन ट्रेड अभी भी हलचल से भरा हुआ था। कई मार्शल व्यवसाय आए और गए। विभिन्न बूथों में खजाने आंखों के लिए एक दावत का काम कर रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, हलचल वाले बूथों के आसपास अपना रास्ता बनाते हुए उसे कोई बीज नहीं मिला, लेकिन चूंकि वह तैयार था, कायान बहुत निराश नहीं हुआ। उनकी स्मृति का अनुसरण करते हुए कायान उस स्थान पर चले गए जहां वह ब्लड ग्रुप शीशे बेच रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या उस आदमी के पास कुछ अतिरिक्त बीज बचे हैं। मेनू दिखाओ। अध्याय 54, आकर्षण की 1000 तकनीकें। वह बहुत देर तक नहीं चला था कि उसके बगल से आश्चर्य की एक स्पष्ट कर्कश आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ भाई काय। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कायान ने नजर घुमाई और देखा कि ली युनतियान उसकी ओर अपना हाथ लहरा रहा है। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और उसके सामने विभिन्न वस्तुओं से भरा एक बूथ था। कुछ जड़ी बूटियां थीं, कुछ बोतलें भी थीं और ऐसा लग रहा था कि उनमें गोलियां थीं। आप यहाँ बूथ के साथ क्यों हैं? कायान ने चलते हुए पूछा। उसे याद आया कि पिछली बार तारांकन ने उसे बताया था कि सूम्यू ने सभी को अपनी पूरी ताकत से जाकर प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया था। मैं भी अभी बाहर निकला हूँ, इसलिए सूम्यू ने कहा कि मैं अपने दिल को आराम देने और अपनी नींव को स्थिर करने के लिए टहलने के लिए बाहर आ सकता हूँ। ठीक वैसे ही मेरे साथी भाइयों को खेती के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत थी, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आया। उन्होंने समझाया। यह इस तरह था। ली युनतियान को ध्यान से देखने पर कायान ने देखा कि वह वास्तव में कुछ दिन पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिख रहा था। उसे संयमित शरीर के 8वें चरण में प्रवेश करना चाहिए था। बड़े भाई, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ली युनतियान ने उत्सुकता से पूछा। मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता था। आप क्या चाहते हैं? आओ मेरी चीजों को देखो और देखो कि क्या मेरे पास वह है जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम्हें कुछ दिखे तो बेझिझक उसे ले लो। ली युनतियान ने अपने सामान की ओर इशारा करते हुए उदारतापूर्वक कहा। क्या आपके पास यांग द्वारा प्रेरित स्पिरिट जड़ी बूटी के बीज हैं? ली युनतियान ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार वास्तव में बहुत कम लोग इस बाजार में बीज बेचते हैं। दूसरे शब्दों में, बीजों का बाजार मूल्य अधिक नहीं था, लेकिन वे अभी भी दुर्लभ थे। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। कायान हंस पड़ी। इस बारे में क्या ख्याल है? वरिष्ठ भाई के स्थान पर मैं ये देखने के लिए एक नोटिस लगाने में आपकी मदद करूंगा कि क्या किसी के पास है। चूंकि मैं अगले 2 दिनों तक यहाँ रहूंगा और यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो कोई उन्हें बेचने आ सकता है। ली युनतियान ने सुझाव दिया। ये भी अच्छा है, तब मैं कनिष्ठ भाई ली को परेशान करूंगा। मौके पर ली युनतियान ने एक नोटिस लगाया। एक पंक्ति लिखकर उसने साइन अप के बगल में रख दिया। ली युनतियान से थोड़ी देर बात करने पर कायान को पता चला कि पिछली बार का प्रभाव सूम्यू पर बहुत बड़ा था। सुयांग के उग्र व्याख्यान के साथ इस चंचल युवा मास्टर ने अंततः खुद को नियंत्रित करना सीख लिया था। इन दिनों उन्होंने अपना अधिकांश समय खेती करने में बिताया और पहले ही प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश कर चुके थे। ली युनतियान को अलविदा कहते हुए कायान सीधे उस स्थान पर चला गया जहां वह ब्राइट यांगस्टोन लाया था। उस परिचित बूथ मालिक को देखने के बाद कायान ने राहत की बड़ी सांस ली। उसे डर था कि वह उसे दोबारा नहीं पा सकेगा। अरे छोटे भाई, तुम फिर आ गए। ब्लड ग्रुप के इस शिष्य ने पिछली बार कायांग और हुमेइर को चलते हुए देखा था, इसलिए कायांग के बारे में उसकी धारणा काफी गहरी थी। उन्होंने उसे संबोधित करने के लिए सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग किया। TLN आदरसूचक शब्द का प्रयोग निन होगा, जो किसी को संबोधित करने का एक बहुत ही औपचारिक तरीका है। इस बार आप क्या खरीदना चाहते हैं? बूथ मालिक ने पूछा। पिछली बार आपने मुझे थरीसन के फलों का बीज दिया था, क्या आपके पास अभी भी कोई है? कोई भी शब्द बर्बाद न करते हुए कायांग सीधे मुद्दे पर आती हैं। बूथ मालिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई नहीं बचा है। मेरे पास केवल वह एक बीज था और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसे एक उपहार के रूप में इस्तेमाल किया और इसे आपके छोटे भाई को दे दिया।
यह इस तरह था, कायान निराश हुए बिना नहीं रह सकी, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। ब्लैक विंग ट्रेड में बड़ी संख्या में बूथ थे, सभी में अपने अपने तरह के सामान थे, अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो शायद वह अपनी वांछित वस्तुएं पा सकता था। ब्लड ग्रुप के शिष्य ने कायान की पीठ की ओर देखा, उसके चेहरे से उसके आंतरिक संघर्ष का पता चल रहा था। इससे पहले कि वह अचानक चिल्लाया, छोटे भाई कृपया एक क्षण रुकें। कायान ने पलटकर कहा, क्या बात है? उस समय थरीसन के फल का सिर्फ एक बीज नहीं था, उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन मुझे केवल एक ही मिला। इस नई जानकारी को सुनकर कायान बहुत खुश हुई। अन्य बीज कहाँ हैं? उन्हें अन्य शिष्यों द्वारा ले जाया गया। छोटे भाई, यदि आप वास्तव में उन्हें चाहते हैं तो आप उन शिष्यों से पूछ सकते हैं। वे इस समय कहाँ हैं? कायान ने झट से पूछा। मालिक के चेहरे पर थोड़ी झिझक थी, ऐसा लग रहा था कि वह कहने से पहले काफी देर तक विचार विमर्श कर रहा था। वे हमारे समूह के खनन क्षेत्र में हैं, ब्राइट यार्नस्टोन्स और अन्य चीजें निकाल रहे हैं। भले ही यह हमारे शिष्यों में से एक हो, यह ऐसी जगह नहीं है जिस पर कोई आसानी से चल सके। छोटे भाई, तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो। वे कब जाएंगे? कायान ने दबाव डाला, झुकने को तैयार नहीं। अल्पावधि में, मुझे डर है कि वे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। आपको 1 या 2 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। कायान की भौहें इतनी देर तक जुड़ीदार रहीं, उस समय तक फूलगोभी का व्यंजन भी ठंडा हो चुका होगा। आपके पास उन्हें पहले छोड़ने की अनुमति देने का कोई तरीका नहीं है। चिंता मत करो, मैं केवल उनके थरीसन्स फ्रूट बीज खरीदने के लिए उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। मैं ब्लड ग्रुप का एक साधारण शिष्य हूँ। बूथ मालिक ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी, इससे पहले कि उसकी आंखें थोड़ी इधर उधर घूमती। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। कायान का चेहरा काम गया, मैं सुनना चाहूंगा कौन? इधर उधर देखने पर बूथ मालिक की अभिव्यक्ति थोड़ी स्पष्ट थी। आप मेरी युवा महिला से मदद मांग सकते हैं, उसकी सहायता से खनिक आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे। ये सुनकर कायान की अभिव्यक्ति काफी अजीब हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, आपकी युवा महिला के साथ मेरा रिश्ता काफी सामान्य है। एन बूथ मालिक ने बार बार अपना सिर हिलाया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे कायान पर विश्वास नहीं था। दूर एक लकड़ी के घर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह बड़ा संयोग है, आज वह युवती भी व्यापार क्षेत्र में आई है और उस लकड़ी के घर में आराम कर रही है। यदि आपको तत्काल उन बीजों की आवश्यकता है तो मेरी युवा महिला से पूछने में कोई बुराई नहीं है। कायान थोड़ा झिझक रही थी। उनके और सभी के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सबसे अच्छा विचार नहीं था। उसने उस महिला को पूरी तरह से नाराज कर दिया था और अब उसे उससे मदद मांगने की जरूरत थी। वह अपना मुंह कहाँ रखेगा? लेकिन अगर वह उसे ढूंढने नहीं गया तो उसके पास कोई अन्य अच्छे विचार नहीं थे। अनिच्छा से कायान ने ब्लैक विंग ट्रेड के आसपास खोज जारी रखी। हालांकि उसे कुछ बीज मिले, लेकिन वे यान के नहीं थे और उसके लिए पूरी तरह से बेकार थे। असहाय होकर काय ने अपने दांत भींच लिए और सोचा, ठीक है, अगर मैं अपना चेहरा खो दूंगा तो मैं इसे खो दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ कुछ अक्षम्य किया है, मैं उससे क्यों डरूंगा? ये लकड़ी के घर प्रत्येक संबंधित गुट के शीर्ष शिष्यों के आवास थे। चूंकि हुमेई एक ब्लड ग्रुप हेड की बेटी थी, हालांकि उसकी ताकत अधिक नहीं थी, लेकिन उसका रुतबा था, इसलिए वहां आराम करना सामान्य नहीं था। 30 फुट के दायरे में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। सभी मार्शल अभ्यासी इन लकड़ी के घरों के निवासियों के प्रति बहुत सम्मान रखते थे, इसलिए वे इन लकड़ी की झोपड़ियों के पास अपना बूथ नहीं लगाएंगे। बूथ मालिक ने जिस लकड़ी के घर की ओर इशारा किया, वहां पहुंचकर कायांग उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वह जैसे ही सोच रहा था कि कैसे पूछे, घर के भीतर से एक प्यारी सी आवाज आई, बाहर कौन है? ये हुमेई की आवाज की तरह लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी था। चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुका था, कायांग स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगा। बोलते हुए, लेडी मेई, यह मैं हूँ, कायांग। बाहर आओ और देखो। अंदर कायांग की अपेक्षा से भिन्न था। अंदर 2 लड़कियां बैठी थीं जो लगभग एक जैसी लग रही थी, यहाँ तक कि उनकी आकृतियां भी एक जैसी थीं। एक नज़र में आप सोचेंगे कि यह उसी स्वरूप को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण था, एक वास्तविक आकृति थी और दूसरा प्रतिबिंब। कायांग की आवाज सुनकर लड़की की एक आंख से आश्चर्य और सदमा झलकने लगा। मुड़कर वह दूसरी लड़की से बात करने गई। छोटी बहन, वह व्यक्ति वही है जिसके बारे में आप बात कर रही थी, कायांग। जिससे पूछताछ की जा रही थी वह हुमेई था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, एन, वह आकर मुझे क्यों ढूंढेगा? उसने सोचा कि जब से वह उस दिन उससे अलग हुआ है, वे फिर कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। दूसरा व्यक्ति ठंडे स्वर में हंसा। ऐसा लगता है कि वह उन लोगों में से नहीं है जो सुंदरता से प्रभावित नहीं होते। कुछ पुरुष नेक और नेक होने का दिखावा करेंगे, लेकिन आप जैसी महिलाओं को लुभाने में माहिर हैं। फिर वे आपके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेंगे और आपको शाश्वत दंड तक सीमित कर देंगे। हुमेई का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने कहा, बड़ी बहन, वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। फुजियो ने हंसते हुए कहा, अगर वह नहीं है तो वह इतने लंबे समय के बाद आकर तुम्हें क्यों ढूंढेगा? वह निश्चित रूप से जानता है कि आप दिन रात उसके बारे में सोचते हैं और हमला करने आए हैं। हुमेई ने अप्रसन्न होकर कहा, बड़ी बहन, आप केवल लोगों के बारे में नकारात्मक दृष्टि से सोचना पसंद करती हैं। यदि वह वास्तव में उन लोगों में से एक होता तो उस दिन झील के किनारे वह अपनी पवित्रता खो देती। कोई भी पुरुष उस प्रकार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अध्याय 55। अच्छे लोग अच्छी चाय से बेहतर होते हैं। लेकिन वह उसे ढूंढने क्यों आया? हालांकि हुमेई को अपनी बड़ी बहन की बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी उसके दिल में कुछ संदेह थे। उसकी अभिव्यक्ति को देखकर फुजियो ने आह भरी, हठपूर्वक खड़े रहना और चीजों को गलत तरीके से करना देर सबेर आपकी खुद की मृत्यु का कारण बनेगा। परेशान होकर हुमेई ने कहा, मैं अब इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। चूंकि वह मुझे ढूंढने आया था, यह अवश्य ही कोई अत्यावश्यक बात होगी। मुझे जाकर पूछने दो। जैसे ही वह उठने ही वाली थी, उसकी बड़ी बहन ने उसे पीछे खींच लिया। फुजियो की मनमोहक आंखें चारों ओर घूम गईं। वह मधुरता से हंसी। छोटी बहन, अगर मैं तुमसे शर्त लगा लूं तो कैसा रहेगा? किस प्रकार का दांव? हुमेई ने संदेह से पूछा। हम शर्त लगा रहे हैं कि वह पाखंडी है या नहीं। यदि वह वास्तव में वैसा ही है जैसा आप कहते हैं तो उसे शांत दिमाग रखने में सक्षम होना चाहिए। यदि वह नहीं है तो अपनी बहन पर दुष्ट और निर्दयी होने का दोष मत लगाओ। जैसे ही हुजियो ने बात की, उसकी आंखों में धीरे धीरे एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। पिछले कई वर्षों में हुमेई के बाहर विभिन्न हलचलों के साथ वह अपनी पवित्रता बनाए रखने में सक्षम होने का एकमात्र कारण मुख्य रूप से उसकी बड़ी बहन थी। जो लोग हुमेई को कुछ भी करने के लिए मजबूर करना चाहते थे, उन सभी की मृत्यु सबसे असामान्य तरीके से हुई थी। अपनी बहन के तरीकों के संबंध में हुमेई उनके बारे में किसी से भी अधिक जानती थी। इसलिए जब उसने उसका रवैया देखा तो उसे निश्चित रूप से पता चल गया कि वह एक घृणित योजना बना रही है। बड़ी बहन, तुम क्या करना चाहती हो? हुमेई घबराकर चिल्लाए। तुम्हें बस बैठने और ध्यान से देखने की जरूरत है, हम्फ। उसके सफेद हाथ के हिलने से उसकी छोटी बहन पर चमकदार धुआं छा गया। फिर हुमेई की आकृति धीरे धीरे काली पड़ गई और दृष्टि से ओझल हो गई। बड़ी बहन, लापरवाही मत करो। हुमेई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धुएं पर धमाका किया, फिर भी कोई आवाज नहीं निकली।
वास्तव में वह उस स्थान से 10 फीट से अधिक चल भी नहीं सकती थी जहां वह खड़ी थी जब उसकी बहन ने उसकी तकनीक को क्रियान्वित किया था। वह केवल देख सकती थी, उसकी प्रत्याशा बढ़ती जा रही थी। बाहर कायान काफी देर से इंतजार कर रहा था और उसने अभी भी हुमीर के दरवाजा खोलने के लिए आने का कोई संकेत नहीं देखा। वह केवल असहाय होकर आह भर सकता था। ऐसा लगता है कि उस दिन उसने उसे बहुत बुरी तरह नाराज कर दिया था। हालांकि अगर ऐसा है तो उसका गुस्सा जायज होगा। यदि यह कोई अन्य महिला होती जिसके बारे में ऐसी बात की जाती तो वे इसे हल्के में नहीं लेते। कोई बात नहीं, कायान को वास्तव में कभी कोई उम्मीद नहीं थी कि वह मदद करेगी। उसके आने का एकमात्र कारण यह था कि इसे एक मौका देना था। अब जब उसने देखा कि वह उससे बात नहीं करना चाहती तो स्वाभाविक रूप से वह उस पर दबाव नहीं डालेगा। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, घर के भीतर से हुमीर की आवाज आई, तुम अंदर क्यों नहीं आते? कायान चौंक गया। दरवाजा खोलने और अंदर जाने से पहले कुछ देर तक अपने आप में बड़बड़ाता रहा। अंदर जाकर और अपने पीछे का दरवाजा बंद करके बाहर का सारा शोर अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक शांत सन्नाटा छा गया। कायान ने चारों ओर देखा और अपने परिवेश का जायजा लिया। घर का आकार लगभग उतना ही था जितना सुयान रह रही थी। बेशक इसका इंटीरियर सुयान से बेहतर था। सुयान का कमरा खाली था, बिल्कुल उसकी ठंड की तरह ठंडा। जबकि यहाँ एक मेज, 2 कुर्सियां और एक मीठी खुशबू वाला बिस्तर था। मीठी महक वाले बिस्तर पर सिकाडा के पंखों जैसे पतले कुछ गुलाबी पर्दे लगे हुए थे। बिस्तर पर एक खूबसूरत तकिया था और पूरे कमरे में एक महिला की गंध फैली हुई थी। यहाँ और सुयान का स्थान दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। फुजियो मेज के बगल में बैठी थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर मुंह किया, उसकी आकर्षक आंखें कोमल और सुंदर नमी से चमक रही थीं। एक अजीब सी नजर और अपने इरादों को छिपाते हुए मुस्कुराहट के साथ उसने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक लाल लाली खिल रही थी जिससे वह बहुत मंत्रमुग्ध लग रही थी। उसकी 2 ज़ेड भुजाएं खुली हुई थीं जिससे उसकी बर्फ सफेद शिशु जैसी त्वचा दिखाई दे रही थी और उसके लकड़ी के मोज़ों से उसके नाजुक पैर की उंगलियां दिखाई दे रही थीं। वह निश्चित नहीं था कि उसने अपने पैर के नाखूनों पर क्या लगाया था, लेकिन इसे उनका रंग बैंगनी हो गया था जिससे वह एक जंगली सुंदरी की तरह लग रही थी। ये देखकर कायान का दिल उछल पड़ा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन आज हुमीर अतिरिक्त आकर्षक लग रही थी। जब वह उससे कुछ दिन पहले आखिरी बार मिला था तब से वह कहीं अधिक सुंदर थी। टीएल, कायान कृपया पैर की उंगलियों पर केवल नेल पॉलिश पर जोर न दें, कुछ गरिमा रखें। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के कारण कायान को अजीब लगा। उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। उस समय हुमीर एक फैला हुआ पंखा पकड़कर खुद पंखा कर रही थी। जोरदार हरकतों के साथ तेज हवाएं चलने लगी जिससे वह एक भव्य कुलीन व्यक्ति की तरह दिखने लगी। उस पंखे पर एक दरबारी महिला की तस्वीर कढ़ाई की हुई थी और उस दरबारी महिला की आकृति पूर्ण और विकसित थी जो एक आकर्षक स्थिति में थी। अगर उस पर कढ़ाई वाले कपड़े कम होते तो तारांगन होता। टीएलएन कोड लेडी सबसे सटीक नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत महिला की पारंपरिक पेंटिंग की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यह अनुवाद में एक और जैसा लगता है ना। इस पर एक नजर डालते हुए कायान ने सोचा कि वह महिला वास्तव में अपमानजनक थी। यदि कोई अन्य महिला इसे देखती तो शर्म से अपना चेहरा छिपा लेती। फिर भी यह महिला इस पंखे का उपयोग करने में सक्षम थी जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह सामान्य नहीं है। ये बस था, आधे महीने तक नहीं मिलने के बाद हुमीर इतने बड़े बदलाव से कैसे गुजर सकता था। हालांकि उसने अपनी नजरें उस पर बनाए रखी, लेकिन जब वह उसके पास आया तो कायान जरा भी नहीं झिझकी। उस दिन उसका व्यवहार, कायान ने ये सब देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी चुटी पकड़ रखी हो, तो वह उससे कैसे डर सकता था। फुजियाओ जो हुमीर होने का नाटक कर रहा था, इस तरह देखा जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये व्यक्ति वास्तव में साहसी था। ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो इस तरह की सुंदरता का सामना करेगा। वह थोड़ी सी भी धीर देना नहीं जानता था। ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। हालांकि उसकी नज़र बहुत साफ थी। उसकी नज़र में अश्लील इच्छाओं की जरा भी मात्रा नहीं थी। मेज के पास पहुंचकर कायान ने अपने हाथ जोड़े और कहा, लेडी मेयर, हमने 10 दिनों से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा है और आप अधिक आकर्षक लग रही हैं। इन शब्दों को सुनकर हुजियोर को हंसी आ गई, जबकि उसने जवाब दिया, आप भी जानते हैं कि दूसरों की चापलूसी कैसे की जाती है। कायान की स्थिति के संबंध में हुमेयर ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए हुजियो को पता था कि उचित तरीके से कैसे उत्तर देना है। उसे डर नहीं था कि वह बेनकाब हो जाएगी। कायान हंसे, मैं केवल सच बोल रहा हूँ। इतना कहते ही वह शिष्टाचार की परवाह न करते हुए उसके सामने बैठ गया। उसके दिल के भीतर एक बोझ उतर गया था। ऐसा लग रहा था कि यह महिला उस पर गुस्सा नहीं थी, जिससे उसका काम पूरा करना बहुत आसान हो गया। लेडी मेयर, इस बार मेरी यात्रा का उद्देश्य, कायान ने सीधे अपने लक्ष्य पर चर्चा करने का फैसला किया था। इससे वह थोड़ा अधिक ईमानदार लगेगा। आइए चीजों में जल्दबाजी न करें। हुजियो ने कपड़े का पंखा नीचे कर दिया और चुपचाप उठ गया। चायदानी उठाते हुए वह कायान के पास चाय डालने के लिए चली गई। बाहर गर्मी है, इसलिए अपने सूखे गले को तर करने के लिए कुछ चाय पी लो। थोड़ा आराम करो फिर बात करना। ये ठीक है। कायान ने उसकी गर्मजोशी का आनंद लेते हुए अपना सिर हिलाया। चाय का कप उठाकर उसने कुछ चाय पी। इससे पहले ही उसकी अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। हुजियो अपनी सीट पर लौट आए और बैठ गई। अपने गालों पर हाथ रखते हुए शांत होकर उसने उससे कहा, जूनियर काय, इस चाय का स्वाद कैसा है? कायान कुछ और सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने जवाब देने से पहले हुजियो को गहराई से देखा। ये पत्तियां डिस्क की तरह सपाट हैं, बहुत सीधी हैं, ये पन्ने की तरह हरी हैं, फूलों की पृष्ठभूमि के स्वाद के साथ। यह अव्वल दर्जे की चाय है। हुजियो स्तब्ध रह गया और एकटक देखता रहा। जब उसने कायान की ओर देखा तो वह आश्चर्य से भर गई। आप समझे? वह खुद नहीं समझी, केवल पीने के लिए लाई थी। लेकिन कायान ने स्पष्ट और सटीक रूप से वर्णन किया था, यह उसे आश्चर्यचकित कैसे नहीं कर सकता था। कायान ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा सा, लेकिन मैं बहुत कुशल नहीं हूँ। तो फिर यह चाय मुझसे कैसे तुलना करती है? हुजियो ने लिली की तरह सांस छोड़ी। कायान उससे केवल एक टेबल की दूरी पर था, इसलिए वह उसकी सांसों की गंध महसूस कर सकता था। साफ पहाड़ी झरने की तरह मीठी, 100 साल पुरानी शराब की तरह शुद्ध। ये धुंधली हो जाने के बाद भी स्मृति में बनी रही। बिना किसी कारण के कायान को लगा कि उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई हैं, उसका खून भी तेज हो गया है। उन्होंने कहा, अच्छे लोग अच्छी चाय से बेहतर होते हैं। जी गे। हुजियो की हंसी हवा में खिलते और लहराते फूलों की तरह थी। उसकी छाती कांप रही थी। कायान की निगाहें उस बड़ी और मोटी छाती पर टिकी थी और उसके एडम का सिर हिल गया। टील चे, जानबूझकर या नहीं, हुजियो ने उस कपड़े के पंखे को फिर से उठाया और अपनी छाती के वसंत ऋतु के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन जानबूझ